नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी लगातार जो पॉलिटी की क्लास है उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी 500 क्वेश्चन हमने टारगेट रखा है और अभी जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं उन क्वेश्चन के साथ में डिटेल व्याख्या जरूर देख रहे हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक, एक ही टॉपिक के बारे में आज हम एक टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन उठा लिए गए। वो क्वेश्चन, वो पूरा सारा मतलब जितना टॉपिक है उन पूरे टॉपिक में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे के पूरे आज कंप्लीट होने वाले हैं। आप जरूर देखिएगा इस क्लास को। आपके हर एग्जाम में, आप भारत में अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर अगर आपके उस एग्जाम के जो सिलेबस है उसके अंदर अगर इंडियन पॉलिटी लिख रखा है तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहां से प्रश्न हर परीक्षा के अंदर आता है। इसका मतलब आपको ये क्लास ध्यानपूर्वक देखनी होगी। उम्मीद करता हूं आप सबके तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आप सब बढ़िया होंगे और आप सब मस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ में इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। और चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और क्लास का लास्ट में आप जरूर बताएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है और ये पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान भाग में वर्णित है। अब आपको बताना है क्या भाग वो 3 है या भाग 4 है या भाग 5 है या फिर भाग 6 है। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तब तक आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है। तो संविधान के 22 भाग में से ये कौन से भाग में है। तो ध्यान रखना, ये भाग 4 के अंदर है। कौन से भाग? 4 भाग के अंदर है। कौन से देश से लिए गए हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कौन से देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड से हमने लिए हैं। लेकिन ये कोई बता सकता है आयरलैंड में कहां से लेते हैं? तो स्पेन से लेते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान रखना, आयरलैंड से हमने लिए हैं। क्या लिए हैं? भाग 4 के अंदर आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। और अनुच्छेद कहां से कहां तक इनका वर्णन कर रखा है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 36 से लगाकर कब तक? 51 तक इनका वर्णन कर रखा है। कहां तक? 36 से 51 तक इनका वर्णन कर रखा है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व, इनका क्या उद्देश्य है, कौन लागू करता है? तो इनका एकमात्र यही उद्देश्य है, राज्य के अंदर कल्याणकारी, जो भी राज्य के अंदर निवास करने वाले लोग हैं उन सब के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, उनके लिए कल्याणकारी व्यवस्थाएं करना ही नीति निर्देशक का उद्देश्य है। और ये सब करने वाला कौन है? राज्य सरकार करने वाली है। ये भी आपको पता होना चाहिए, राज्य सरकार ही करने वाली है। अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 के अंदर इसका वर्णन है और नीति निर्देशक। ठीक है, तो ये आपको मेन जानकारी ये होनी चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे जानकारी लेने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सेशन के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको नीति निर्देशक से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपका गलत नहीं होने वाला है। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर भाग 4 हो जाएगा। किसका? भाग 4 हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहां पर कर रखा है? भाग 4 के अंदर कर रखा है, आयरलैंड से लिए हैं। अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक इनका वर्णन है। ध्यान रखना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बार बार वो पूछ रहा है। ध्यान रखना, यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको यहां पर होता है। एक तो मूल अधिकार, एक तो मूल अधिकार। ध्यान रखना, मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 के अंदर है। ठीक है, नीति निर्देशक का तत्व, नीति निर्देशक का वर्णन कौन से भाग के अंदर है? भाग 4 के अंदर। और एक सबसे ज्यादा प्रश्न और पूछा जाता है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, और इसका वर्णन है भाग 4 क के अंदर। ठीक है, भाग 4 क के अंदर है। और इसका वर्णन अगर पूछे, अनुच्छेद है वो 51 क है। किसका? मूल कर्तव्य का। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये अक्सर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है, उसको जरूर देख के जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अभी आया था अपने सामने, क्या अमेरिका से लिया है या फिर आयरलैंड से लिया है या फिर ब्रिटेन से लिया है या फिर फ्रांस से लिया है? अब देखिए, अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो आप ध्यान रखना, अमेरिका से हमने, अमेरिका से क्या क्या चीजें ली है? अमेरिका से एक तो लिया हमने मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए हैं।
मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। प्रस्तावना के क्या लिया है? प्रस्तावना की जो एक प्रस्तावना की भाषा है ना, प्रस्तावना की भाषा और जो प्रस्तावना शुरुआत होते हैं ना, हम भारत के लोग, वो यहीं से है भाई। और एक हमने लिया है क्या? न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन। और ये ध्यान रखना, तीन चीजें आप ध्यान रखना, मूल अधिकार, प्रस्तावना की भाषा और न्यायिक पुनरावलोकन। और देखिए नीति निर्देशक तत्व है वो तो हमने आयरलैंड से लिए, एकदम सही है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली। इसके अलावा भी एकीकृत न्याय व्यवस्था है या फिर इकरी नागरिकता है, ये सब हमने यहीं से लिया भाई। इकरी नागरिकता है, इकरी नौकरशाही है, ठीक है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? बंधुत्व, समानता, बंधुत्व, ठीक है ना। भाईचारा, ये सब हमने फ्रांस से लिया, भाईचारा, ठीक है। और अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड से तो हमने क्या लिया है? डीपीएचपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। संसदीय शासन प्रणाली हमने कौन से देश से? ब्रिटेन से लिए। उसके अलावा संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा से लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए, ये भी पता होना चाहिए। तो मेन सब आपको पता होना चाहिए। संविधान के स्रोत भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व है भाई। देखिए न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह बात एकदम सही है, ठीक है। शासन के लिए मौलिक है, यह भी एकदम सही है। इसका मतलब, इसका आंसर तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सही विकल्प पूछ रहा है। एक और दो दोनों सही है। अब देखिए अनुच्छेद 36 से लगाकर नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहां से कहां तक है? 36 से लगाकर यह है आपके 51 तक। अब 36 के अंदर क्या लिख रखा है? 36 के अंदर राज्य की परिभाषा दे रखी है भैया। क्या दे रखी है? राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा में दो परिभाषाएं दे रखी हैं, एक तो संघ की और एक राज्य की। संघ की दे रखी है कार्यपालिका और विधायिका होगी, और जो राज्य है उसके अंदर भी कार्यपालिका और विधायिका होगी। लेकिन अनुच्छेद नंबर जो 37 है उसके अंदर यह लिख रखा है कि भाई जो मूल नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व है वो परिवर्तनीय नहीं है। ध्यान रखना, परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब है न्यायालय में यह परिवर्तनीय, न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसे लागू नहीं कर सकता। इसको सिर्फ कौन लागू कर सकता है? राज्य सरकार लागू करेगी। यह परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है ना। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। यह लिख रखी बात कहां पर? 37 में लिख रखी है। और 38 में क्या लिख रखी है? ध्यान रखना, ये सभी अनुच्छेद है, ठीक है ना। 36, 37, 38। 38 में लिख रखा है कि राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के लिए एक तो सामाजिक, आर्थिक और एक राजनीतिक। राज्य के अंदर निवास करने वाले लोगों के लिए राज्य है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगा भाई। क्या कराएगा? न्याय उपलब्ध करवाएगा, न्याय के सुनिश्चित करेगा या न्याय की व्यवस्था करेगा। कैसी? सामाजिक तरीके से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से राज्य सरकार की यह जवाबदारी होगी कि वो न्याय को सुनिश्चित करेगा लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये तीनों याद होने चाहिए। 36 में राज्य की परिभाषा है, जिसके अंदर राज्य की विधायिका और क्या होगी? कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका और विधायिका, ये 36 के अंदर। लेकिन 37 के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय के अंदर इसको चैलेंज, देखिए न्यायालय के अंदर ये परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न कई बार कंफ्यूजन वाला आता है। 38 के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक
इन तीनों की न्याय की व्यवस्था राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी लोगों के प्रति। ठीक है, तो यहां तक 36, 37, 38 तीनों क्लियर होने चाहिए। चलते हैं आज आगे। मैं कह रहा हूं ना आपको, क्लास के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। लास्ट तक आपको नीति निर्देशक के सारे अनुच्छेद एक साथ में याद होंगे और लास्ट में हम पूरा का पूरा एक बार रिवीजन भी करने वाले हैं। देखिए, समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? क्या यह 38 में है, क्या यह 39 में है, या फिर 43 में है, या फिर 42 में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो ये बात आपको बतानी है। अब देखिए, 38 तो हमें अभी देख के आए हैं, 38 तो अभी देख के आए थे। क्या था 38 के अंदर? क्या था भाई? अभी तो देख के आए थे। क्या था? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक। ये तीन तरीके से न्याय कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। ये तीनों प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करने वाली है राज्य सरकार। लेकिन अब देखिए 39 के अंदर क्या लिख रखा है? 39 के अंदर है ना, 39 के अंदर ही इस प्रश्न का भी आंसर सही एकदम 39 है। और 39 के अंदर लिख रखा है राज्य है, पर यहां पर राज्य के अंदर जो निवास कर रहे हैं वो पुरुष हो चाहे महिला हो, पुरुष या फिर महिला, महिला, इन दोनों के लिए क्या करने वाला है? समान रोजगार। एक तो पहले तो यह होना चाहिए यहां पर समान रोजगार, समान रोजगार की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी भाई, राज्य सरकार करेगी। समान रोजगार के अलावा समान वेतन। अगर कार्य समान है तो समान वेतन ही मिलेगा भाई, मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्व के अंदर लिख रखा है। समान रोजगार उपलब्ध कराएगा, समान वेतन उपलब्ध कराएगा। उसके अलावा क्या लिख रखा है? उसके अलावा महिलाओं की जो सामर्थ्य के अनुसार उनको कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं को उम्र के सामर्थ्य अनुसार, सामर्थ्य ना, सामर्थ्य अनुसार कार्य। ठीक है ना, तो यह भी आपको पता होना चाहिए महिलाओं को। और क्या होगा? बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं बनाएगा भाई। कौन बनाने वाला है? संबंधित योजनाएं बनाएगा, मतलब उनका स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं जारी करेगा। कौन करेगा? तो ध्यान रखना, समान पुरुष एवं महिला दोनों के लिए समान रोजगार की व्यवस्था करेगा। ठीक है, उसके अलावा महिलाओं के उनकी उम्र के सामर्थ्य के अनुसार ही उनको काम उपलब्ध होगा। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सरकार योजनाएं, कुछ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए योजनाएं जारी करेगी। ठीक है, अगला एक और था, जो क्या था? राज्य के अंदर जितने भी संसाधन है, राज्य के अंदर जितने भी संसाधन है, चाहे आर्थिक है, चाहे राजनीतिक है, चाहे कौन सा भी संसाधन है, या फिर भौतिक संसाधन है, तो उन भौतिक संसाधन है, उन भौतिक संसाधनों की राज्य सरकार इस हिसाब से उनको क्या बोलते हैं, उसको तय करेगा, जिससे कि राज्य के अंदर निवास करने वाले लोगों की अपने हितों की पूर्ति हो सके। राज्य के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन हैं, उन भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से व्यवस्था करेगा राज्य सरकार कि वहां पर निवास करने वाले सारे लोगों की अपने हितों की क्या हो जाए? पूर्ति हो जाए। तो यह था 39। अब देखिए 40 के अंदर भी हम देख लेते हैं। 40 के अंदर हम लिख रखा है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन या फिर प्रोत्साहन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, 40 के अंदर ग्राम पंचायत का गठन था। 41 क्या लिख रखा है? 41 के अंदर कुछ मामलों में, कुछ दशाओं के अंदर क्या होगा? शिक्षा एवं लोकहित के लिए, लोकहित में क्या? शिक्षा और लोकहित में उपलब्ध करवाएगा, उपलब्ध कराएगा। शिक्षा एवं आर्थिक सहायता, नहीं आर्थिक सहायता लिख देना यहां, ठीक है ना, आर्थिक सहायता लिख देना। आर्थिक सहायता लोकहित में उपलब्ध कराएगा। ठीक है, उपलब्ध करवाएगा। कौन करवाएगा? तो भाई राज्य सरकार ही करवाएगी। ठीक है, अब देखिए 41 के अंदर कुछ दशाओं के अंदर शिक्षा है या फिर कुछ आर्थिक
संसाधन या फिर आर्थिक सहायता है वो राज्य सरकार कुछ दशाओं के अंदर लोकहित में उपलब्ध करवा सकती है। ठीक है, ये 41 के अंदर लिख रखा है। एक अपना अनुच्छेद और आ रखा है 42। अब देखिए 42 नंबर अनुच्छेद है, 42 जो 42 नंबर अनुच्छेद है। अब देखिए 42 के अंदर क्या लिख रखा है, 42 के अंदर लिख रखा है कार्यस्थल पर, कार्यस्थल पर कार्यस्थल पर मानवोचित, मानवोचित, ठीक है, मानवोचित दशाएं, मानवोचित दशाएं या फिर न्यायिक व्यवस्था, मानवोचित दशाएं वो न्यायिक दशाएं, यानी कि इसमें बोल रहा है कार्यस्थल पर यदि अगर कोई काम करने जाती है महिलाएं वगैरह, तो उनको वहां से मानवोचित दशाएं वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, वहां पर न्यायिक व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उनको अवकाश का भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब कौन सुनिश्चित करने वाला है, ये सब राज्य सरकार सुनिश्चित करेगा। अब एक अनुच्छेद और बच गया है 42 नंबर। 42 के अंदर क्या है, 42 के अंदर क्या है, तो इसके अंदर निर्वाह मजदूरी भाई, ठीक है ना, निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराएगा। न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी कौन उपलब्ध कराएगा, राज्य सरकार उपलब्ध कराने वाली है। अनुच्छेद नंबर ये 43 है भैया, सॉरी एक मिनट, 42 है ना, 42 तो बता दे भाई, 43 था, ठीक है ना, 42 तो हो गया ना, अब ये 43 है। 43 के अंदर न्यूनतम निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाएगा। 43 के अंदर दो और भाग हैं, 43 ए और 43 बी, वो हम अगली स्लाइड के अंदर देख लेंगे। आगे जितने भी है जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे हिसाब से देख लेते हैं। तो यहां तक पता होना चाहिए, एक बार वापस से देख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 38 सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय को उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा, राज्य सरकार। 39 के अंदर पुरुष हो चाहे महिला हो, राज्य सरकार को उनके लिए समान रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। समान रोजगार मिलता तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। महिलाओं की उम्र के हिसाब से उनको कार्य क्या मिलने वाला है। बच्चों के उनके स्वास्थ्य के लिए संबंधित राज्य सरकार योजनाएं शुरू करेगा। उसके अलावा जो भी राज्य के अंदर भौतिक संसाधन है, उन भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाएगा जिससे कि वहां पर निवास करने वाली जनता को सबके हितों की पूर्ति हो सके। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 के अंदर कुछ दशाओं के अंदर शिक्षा है या फिर आर्थिक सहायता लोक हित में उपलब्ध करवाई जा सकती है। उसके अलावा 42 में कार्यस्थल पर अगर महिलाएं काम करने जाती हैं तो उनके वहां पर न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, मानवोचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो फिर उसको कार्य दिवस पर का अवकाश भी उपलब्ध कराया। 43 के अंदर न्यूनतम निर्वाह मजदूरी जो कि राज्य सरकार उपलब्ध करवाने वाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या 38 में या फिर 39 में या फिर 40 में या फिर 41 में? तो ये तभी देख के आए थे हम, 40 के अंदर है। ठीक है, अब देखिए 39 हमने देख लिया, लेकिन एक 39 ए और है, और ये है ना ए, ये आपके जोड़ा था कब, तो ध्यान रखना इसको जोड़ दिया था 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय 1976 में जोड़ा था। कौन थी प्रधानमंत्री? तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 39 में आखिर है क्या? तो ध्यान रखना समान न्याय। क्या है? समान न्याय और क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि जो किसी के पास अगर आर्थिक धन नहीं हो या फिर उसको न्याय प्राप्त करने में उसके पास में कुछ आर्थिक दशाएं ऐसी नहीं है, तो फिर राज्य सरकार की जवाबदारी बनेगी कि उसको समान न्याय उपलब्ध कराए और निःशुल्क उनको वकील उपलब्ध कराएंगे। ये कौन सी बात लिख रखी है? 39 ए में लिख रखा है। 38 हम पढ़ चुके हैं, 38 तो पढ़ चुके ना, अभी तो पढ़ा था भाई 38 वाला था, 38 पढ़ लिया ना, ये सामाजिक आर्थिक वाला। ठीक है, 40 पढ़ लिया, 41 पढ़ लिया, अब 43 भी। 43 के दो भाग और थे। 43 हमने एक तो पढ़ लिया न्यूनतम
निर्वाह मजदूरी, लेकिन हम 43A को पढ़ लेते हैं। 43A के अंदर क्या लिख रखा है? व्यवसाय, व्यवसायों या फिर आपके उद्योगों, उद्योगों के प्रबंधन, के प्रबंधन में मजदूरों की, ठीक है ना, प्रबंधन में मजदूरों की, सॉरी ये क्या हो गया, सब गलत हो गया यहां पर। ठीक है, अब यहां पर लिखिए क्या लिखना था? प्रबंधन में मजदूरों की, मजदूरों की, मजदूरों की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। कौन करेगा? सुनिश्चित करना। कौन करने वाला है? तो ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा भाई। ठीक है, ये कहां पर लिखना है? ये लिख रखा है 43A में। ठीक है, 43A में लिख रखा भी, 43A में लिख रखा है व्यवसायिक या फिर उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और 43 जो बी है उसके अंदर यह लिख रखा है सहकारी आंदोलन को बढ़ावा या फिर प्रोत्साहन। सहकारी आंदोलन, आंदोलन को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 97वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए 43 के अंदर न्यूनतम निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराएगा राज्य सरकार। 43A के अंदर व्यवसायिक या फिर उद्योगों के प्रबंधन के अंदर मजदूरों की भागीदारी को बढ़ाना। 43B के अंदर सरकारी आंदोलन को बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहन देना। उसके अलावा 39A जिसके अंदर समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय यह जोड़ा गया था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 44 जो कि किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता या फिर ग्रामीण उद्योग या फिर न्याय संगत कार्य परिस्थितियां या फिर पर्यावरण संरक्षण। तो ध्यान रखना यह अनुच्छेद नंबर 44 है, वो अनुच्छेद नंबर 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है इसके अंदर? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। क्या मतलब है? यानी कि अगर क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों लॉ, जो क्रिमिनल लॉ है यानी कि आपराधिक मामला है या फिर सिविल कोर्ट की जितने भी है शक्तियां, वो सबके लिए समान होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता यानी कि सबके लिए, सभी नागरिकों के लिए, क्रिमिनल या फिर आपराधिक मामले या फिर सिविल मामले, वो सबके लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यह व्यवस्था करता है अनुच्छेद नंबर 44। ये इसका कौन करने वाला है? ये राज्य सरकार की जवाबदारी होगी कि वो इसको करे। आगे देखिए, पर्यावरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या 48 में है, क्या 48A में है, या 49 में है, या 50 में? अब देखिए पर्यावरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण का प्रावधान, अब देखिए हमने कहां तक पढ़ लिया था? 43 तक पढ़ लिया था। तो लेकिन अभी यहां पर ये आ रखे हैं 48। अब 48 के अंदर क्या है? पूरे अनुच्छेद याद होने वाले। मैं एक बार लास्ट में पूरा का पूरा रिवीजन करके आपको पूरा का पूरा एक साथ में बताने वाला हूं। ठीक है, तो 48 के अंदर ये लिख रखा है पशुपालन, पशुपालन एवं कृषि, पशुपालन एवं कृषि के अंदर वैज्ञानिक पद्धतियों का क्या करना? प्रयोग करना। उसके अलावा पशुओं की नस्लें सुधारना भी इसी के अंदर है। पशुओं की नस्ल सुधार, यह भी आपको पता होना चाहिए। नस्ल सुधार, तो यह आपको सब पता होना चाहिए। पशुओं की नस्ल सुधार और पशुपालन एवं कृषि के अंदर वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग लेना, यह अनुच्छेद नंबर 48 है। लेकिन ध्यान रखना जो 48A है, 48A, और यह इसमें क्या लिख रखा है? इसके अंदर यह लिख रखा है पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण एवं वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। तो यह बात लिख रखी है आपके कौन से में? 48A में। ध्यान रखना 48A के अंदर लिख रखा है पर्यावरण एवं वन एवं वन्य जीव संरक्षण का प्रावधान। ठीक है, यह बात हो गई। अब देखिए जो एक और अनुच्छेद दे रखा है, और यह दे रखा है 49 और एक दे रखा है 50। ठीक है ना, दो अनुच्छेद और दे रखे हैं और दोनों को यहां क्लियर कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व,
राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्मारक है, स्मारक है या फिर प्रत्येक चिन्ह है, प्रत्येक चिन्ह है, इन सबका संरक्षण, चिन्ह इनका संरक्षण कौन करेगा? इनको संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार कहेगी, लेकिन आखिर में उनका करेगा कौन? करना तो भाई हमें है ना। तो राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है, प्रत्येक चिन्ह है, उनको हमें हमेशा सम्मान करना होगा। तो ये भी आप बात ध्यान रखना। और 50 के अंदर ये लिख रखा है कार्यपालिका, कार्यपालिका का, कार्यपालिका का न्यायपालिका से, न्यायपालिका से, न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कि पृथक्करण, पृथक्करण, ठीक है। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हो गई, ये बात 50 के अंदर लिख रखी है। न्यायपालिका, कार्यपालिका न्यायपालिका के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये दोनों अलग अलग रखे स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बात आपके अनुच्छेद नंबर 50 में लिख रखी है। तो देखिए 48 पशुपालन एवं कृषि पशुओं की नस्ल सुधार, 48 से पर्यावरण संरक्षण एवं वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, 49 के अंदर राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है, प्रत्येक चिन्ह है, उन सबका क्या करना? संरक्षण करना। और 50 के अंदर कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण की व्यवस्था करने की बात कहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश किस अनुच्छेद में था? यह मौलिक अधिकार से बनने से पहले की बात पूछ रहा है। तो क्या 41 में था, 45 में था, 46 में था या फिर 47 में था? तो देखिए अनुच्छेद 41 हो चुका है और अनुच्छेद नंबर 43 और अनुच्छेद नंबर 1 है आपके 47, ठीक है, और 1 है आपके 45, ठीक है। अनुच्छेद नंबर जो 46 है, इसके अंदर एससी और एसटी, एससी और एसटी इन दोनों के लिए शिक्षा एवं आर्थिक, शिक्षा एवं आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण से मुक्ति की व्यवस्था कौन करने वाला है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो एससी एसटी समुदाय के लिए शिक्षा, और अगर वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो उनके लिए उनकी व्यवस्था करें, उनको मुक्ति दिलाए। किससे? शिक्षा, सॉरी यहाँ मुक्ति ना लिखे, कुछ और लिखते हैं ना, एक मिनट, आर्थिक शोषण, या क्या लिख देता मैं, शिक्षा, एससी एसटी शिक्षा एवं आर्थिक शोषण अगर है तो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं व्यवस्था करना, या कल्याणकारी या फिर उनके लिए व्यवस्थाएं करना। आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाना, आर्थिक शोषण से, अरे यार, आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाना किसकी जवाबदारी होगी? राज्य सरकार की होगी। यानी कि वो शिक्षा में अगर एससी एसटी समुदाय के अगर शिक्षा में कमजोर है, या फिर उनके पास आर्थिक धन उपलब्ध ना है, या फिर आर्थिक कुछ कमजोरियां, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे उनका दिक्कत आ रही है उनके समुदाय उनके ऊपर उठने में या फिर उनका स्तर सुधारने में, तो फिर राज्य सरकार उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं या फिर ऐसी योजनाएं बना सकता है, या फिर उनको आर्थिक शोषण से मुक्ति भी दिलाने के संबंधित कुछ भी योजनाएं कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकता है। अब देखिए कौन सा था, हाँ 47 के अंदर ये लिख रखा है, एक तो क्या लिख रखा था, एक तो आपके लिख रखा है राज्य है ना न्यूनतम जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर, एक तो उच्च जीवन स्तर, उसके अलावा उच्च जीवन स्तर की व्यवस्था करेगा, पोषण की व्यवस्था करेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो मादक पेय पदार्थ है, मादक पेय पदार्थ पर रोक लगाएगा, जो भी शराब वगैरह है उन पर। और एक है जो भी नशीली औषधियों पर भी रोक लगाएगा, नशीली औषधियों पर भी
रोक लगाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, उच्च जीवन स्तर सुधारने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगा। किसमें? 47 में। पोषण, एक अच्छे पोषण की व्यवस्था करेगा। मादक पेय पदार्थों पर राज्य सरकार रोक लगाएगी। नस्ली दवाएं या फिर नस्ली औषधि दवाओं का अगर उपयोग किया जा रहा है तो उसके ऊपर भी सरकार रोक लगा सकती है। ये 47 हो गया। अब देखिए यहां पर 40 हो गया, 47 हो गया, अब 45 और 45। इस प्रश्न का आंसर भी 45 ही है। और 45 के अंदर ये लिख रखा है कि राज्य सरकार है वो क्या करेगी? 6 वर्ष तक आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा या फिर निःशुल्क व्यवस्था करेगा। निःशुल्क व्यवस्था करेगा, यानी कि बच्चे की 6 वर्ष तक पढ़ाई की जो आरंभिक शिक्षा है वो राज्य सरकार इसको निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला है। ठीक है ना, तो ये बात जिक्र की है 45 के अंदर। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। 40 के अंदर SC ST अगर जो शिक्षा या फिर आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो राज्य सरकार उनको या तो उससे मुक्ति दिलाने वाली है, यानी कि उनको शिक्षा उपलब्ध करा देने वाली है, या फिर उनके लिए कुछ आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराने वाली है, आर्थिक सुविधाएं देने की, है ना। और 47 के अंदर अपने जीवन स्तर को उच्च जीवन स्तर का बनाने के लिए राज्य सरकार उसका अच्छा पोषण उपलब्ध कराएगी। मादक पेय पदार्थों पर रोक लगेगी। नस्ली औषधियां अगर दवाइयां मार्केट में आ गई है तो उनके ऊपर भी रोक लगा सकती है। 45 के अंदर 6 वर्ष तक आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य सरकार करने वाली है। चलें, आज का शराब के सेवन पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो देखिए क्या 46 में है, क्या 47 में है, या फिर 48 में है, या फिर 49 में? तो इसका सही आंसर अभी पढ़ के आए हम। 47 के अंदर है, 46, 48 के अंदर क्या है? पशुपालन एवं कृषि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, राष्ट्रीय स्मारक की वस्तुओं को हमें संरक्षण करना, और 40 के अंदर SC ST समुदाय को शिक्षा है या फिर आर्थिक शोषण हो रहा है तो उनसे संबंधित कुछ सरकार द्वारा बढ़िया कल्याणकारी योजनाएं बनाना। गोवंश एवं अन्य दुग्ध उत्पादक पशुओं के वध पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? क्या 48 में, क्या 48A में, या फिर 49 में, या फिर 50 में? तो 48 के अंदर हमें अभी पढ़ के आए थे कि भाई दुधारू पशुओं की नस्लें सुधारना, या फिर ऊचर खाने हैं, या फिर गोवंश है, कहीं पर गो हत्या की जा रही है उनको वहां पर बंद करवाना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए उनकी नस्लें सुधारना, कृषि और क्या बोलते पशुपालन के अंदर वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करना, ये सब 48 के अंदर लिख रखा है। 48A के अंदर पर्यावरण से संबंधित है भाई, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 49 तो अभी पढ़ का है राष्ट्रीय स्मारक, और 50 है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण या फिर अलग। अनुच्छेद 50 किस बारे में है? कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, या फिर चुनावों का संचालन, या फिर जनसंख्या नियंत्रण, या फिर अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान? इस प्रश्न का सही आंसर एकदम सही है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किस अनुच्छेद में है? क्या 48A में? नहीं है। 48A में तो क्या लिख रखा है? पर्यावरण का संरक्षण। 49 के अंदर क्या है? 49 के अंदर है राष्ट्रीय स्मारक की वस्तुओं का क्या करना हमें? संरक्षण। 51 है, हाँ ये एकदम सही है। 51 के अंदर ही क्या लिख रखा है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये बात है एकदम इसके अंदर लिख रखी है अनुच्छेद नंबर 51 के अंदर। ठीक है, 39 के अंदर समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना, ये बातें यहां पर की। देखिए नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों में किसने किया? क्या यह अम्बेडकर ने किया, या फिर ग्रैनविल ऑस्टिन ने किया, या फिर केटी शाह ने किया, या फिर BN राव ने किया था? तो यह वर्गीकरण आपके ग्रैनविल ऑस्टिन ने किया था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको इसको प्रश्न को ध्यान रख लेना। ग्रैनविल ऑस्टिन ने गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी और लोकतांत्रिक तरीके से DPSP का वर्गीकरण किया था। अनुच्छेद 38(2) 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया किस बात पर जोर देता है? क्या स्वतंत्र न्यायपालिका, या फिर असमानताओं को न्यूनतम करना, या फिर समान नागरिकता संहिता, या फिर नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध? तो ध्यान रखना इसका प्रश्न का आंसर है असमानताओं को न्यूनतम करना। 38(2), ठीक है ना, असमानताओं को न्यूनतम करना, यह बात आपको ध्यान रखनी है, असमानता को न्यूनतम करना। 38 के अंदर मेन 38 के अंदर क्या था? तो मेन 38 के अंदर क्या था भाई? राज्य सरकार है वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय उपलब्ध कराएगी, ये उसमें था। तो उसमें मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ही यही था कि जो भी राज्य के अंदर निवास करने वाली नागरिक है उनके मध्य जो असमानताएं फैली हुई है उनको कम करना। ठीक है ना, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए।
चलिए, डीपीएसपी पर आधारित पहला संशोधन कौन सा था जिसने 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सा था? क्या पहला संशोधन अधिनियम 1951, या फिर चौथा संशोधन 1955, या फिर 42वां संशोधन 1976, या फिर 44वां संशोधन 1978? इस प्रश्न का सही आंसर है पहला संविधान संशोधन 1951, जो कि भूमि सुधार से भी संबंधित था भाई, भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है ना, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए, और यही संशोधन है जो कि नवी अनुसूची के अंदर शामिल किया गया था। तो ठीक है ना। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ये गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल्स केस 1980, या फिर चंपकम दोराजनम केस 1951? तो ये केस कौन सा है? ये मिनर्वा मिल्स केस है, जिसके अंदर ये कहा गया मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के क्या है? पूरक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। केशवानंद मामले के अंदर मूलभूत ढांचे का दिया था क्या? मूलभूत ढांचा की परिभाषा इसी के अंदर आती है। जो मूलभूत ढांचे का स्ट्रक्चर है वो केशवानंद भारती वाले केस में आता है। ठीक है ना, तो यह आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? कार्य का अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, या फिर समान नागरिक सहायता, या फिर पर्यावरण संरक्षण, या फिर नशा निषेध? एकदम सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। कार्य का अधिकार या फिर शिक्षा कुछ दिशाओं के अंदर सार्वजनिक हित में उनको उपलब्ध करवाना, ये ही 41 संबंधित है भाई। ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण आपको सबको पता है कौन सा है? 48 ए था, ये 47 वाला था, नशा निषेध वाला है ना, और यह समान नागरिक संहिता 44 वाला था। शिक्षा और आर्थिक हितों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्गों का संवर्धन किस अनुच्छेद में? क्या 45 में, क्या 46 में, 47 में, या फिर 48 में? अनुच्छेद 46 में, क्योंकि 45 के अंदर 6 वर्ष तक बच्चे को आरंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारी। 47 में क्या था? 47 में तो वो था जीवन स्तर ऊंचा लाना, मादक पेय पदार्थों पर रोक लगाना, या फिर नशीली दवाओं पर रोक लगाना। 48 में जो था पशुपालन या फिर कृषि के अंदर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना। संविधान सभा में डीपीएसपी को भारत का सामाजिक क्रांति का उपकरण किसने कहा? क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, या फिर केटी शाह ने कहा, या फिर पिटाभी सीतारमैया ने कहा? तो ये ध्यान रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने यह कहा था कि भारत के सामाजिक क्रांति के उपकरण है कौन? नीति निर्देशक तत्व। ये आपको फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद करना होगा भाई। चंपकम दोराजनम केस 1951 का डीपीएसपी से क्या संबंध था? तो ध्यान रखना, इसी केस के अंदर क्या कह दिया गया था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से ऊपर माना, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी, या फिर डीपीएसपी को न्यायालय में परिवर्तनीय माना, या फिर अनुच्छेद 51 को लागू किया गया? तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को क्या देते? प्राथमिकता देते। अगर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक दोनों में विवाद खड़ा हो जाए तो हमेशा मौलिक अधिकार को ही प्राथमिकता दी जाती है। यह आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकारों में। ठीक है, और ये कौन सा केस था? चंपकम दोराजनम केस, जो कि 1951 का केस था। ठीक है ना। ये थे हमारे क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बार वापस से फटाक से रिवीजन करा देता हूं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंदर इसका वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 36 से लगाकर 51 तक इनका वर्णन है। ठीक है, उसके अलावा क्या नीति निर्देशक कौन से देश से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व अपने आयरलैंड देश से लिए गए, यह आपको पता होना चाहिए। 36 से लगाकर 51 तक इनका वर्णन है। 36 में क्या लिख रखा? राज्य की परिभाषाएं, संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी। उसके अलावा राज्य की विधायिका और कार्यपालिका होगी, इनका भी वर्णन कर रखा है। 37 के अंदर क्या लिखा? 37 के अंदर ये लिख रखा है नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब राज्य का हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे परिवर्तन नहीं कर सकता, इसको लागू नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना होगा। 38 के अंदर क्या लिख रखा? 38 के अंदर असमानताओं को मिटाना, लोगों जो राज्य के अंदर जो जनता निवास कर रही है, नागरिक निवास कर रही है, उनके मध्य असमानता को मिटाना, यानी कि राज्य सरकार की जवाबदारी हो गई कि वो नागरिकों के लिए क्या करे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों प्रकार के न्याय की व्यवस्था करेगा। 39 के अंदर अगर पुरुष और महिलाओं के लिए राज्य सरकार की जवाबदारी होगी कि वो समान रोजगार के लिए समान वेतन का भी व्यवस्था करे।
समान रोजगार व्यवस्था भी करें, क्योंकि पुरुष और महिलाओं के लिए समान रोजगार की व्यवस्था करें। पुरुष और महिला को अगर समान कार्य मिल रहा है तो समान वेतन भी दिया जाना चाहिए। महिलाओं को उनकी उम्र के सामर्थ्य के अनुसार ही उनको क्या मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं सरकार को लानी होगी, उनके स्वास्थ्य को सुधारना होगा, यह भी सरकार का ही जवाबदारी है। उसके अलावा राज्य के अंदर जितने भी भौतिक संसाधन है उनका सबका इस तरीके से वितरण होना चाहिए जिससे कि राज्य के अंदर निवास करने वाले सभी लोगों के हितों की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। अब देखिए 39 हो गए, 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन है, 41 के अंदर न्यूनतम नहीं है, 41 के अंदर ये कह रखा है कि वो क्या नाम बोलते, 41 के अंदर कुछ मामलों के अंदर शिक्षा और फिर सार्वजनिक हित के लिए, लोक हित के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है। 42 के अंदर कार्यस्थल के ऊपर अगर वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वैसे सामान्य नियोजित व्यवस्थाएं होनी चाहिए या फिर वहां पर मानवोचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर कोई महिला वहां पर कार्य कर रही है तो महिला अगर कोई प्रेग्नेंट है तो फिर वहां पर उनको प्रसूति काल की सुविधा भी उपलब्ध करानी होनी चाहिए। तो ये सब व्यवस्थाएं वहां पर एक कार्यस्थल पर एक अच्छी व्यवस्थाएं राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा। उसके अलावा कौन सा हो गया, 42 हो गया। अब 43 के अंदर कुछ दशाओं न्यूनतम, कुछ दशाओं वाला 41 था, लेकिन 43 के अंदर न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराएगा कौन, राज्य सरकार करेगा। 41 जो ए है उसके अंदर व्यवसाय और उद्योगों के प्रबंधन के अंदर मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा राज्य सरकार। 41 बी के अंदर, 43 बी है, बार बार मुझे 41 आ रहा है। 43 ए तो मैंने बता दिया, व्यवसाय उद्योगों के अंदर मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 43 बी के अंदर सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहन देना, जो कि 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो अब 43 कंप्लीट है। 44 के अंदर समान नागरिक संहिता, चाहे आपराधिक हो चाहे सिविल हो, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करेगा कौन, राज्य सरकार करने वाला है। 44 हो गया। 45 के अंदर 6 वर्ष तक बच्चे को आरंभिक शिक्षा देने की जवाबदारी राज्य सरकार की होगी। 47 के अंदर एक अच्छा जीवन स्तर, एक पोषण आहार की व्यवस्था राज्य सरकार करने वाली। मादक पदार्थों पर रोक लगाएगी, अगर मदिरा या फिर सेवर के ऊपर रोक लगा सकती है। उसके अलावा नशीली औषधि दवाई को अगर प्रयोग कर रहा है राज्य के अंदर तो भी राज्य सरकार उस पर रोक लगा सकती है। तो ये चीजें यहां पर लिख रखी है। उसके अलावा 47 हो गया, 45 हो गया। 46 के अंदर ये लिख रखा है, ध्यान रखना, 47 मैंने पहले बता दिया, अब 46 बता रहा हूं। 46 के अंदर SC ST समुदाय के लिए अगर कोई शिक्षा या फिर आर्थिक दृष्टि से उनके ऊपर अगर शोषण की कुछ घटनाएं देखने को मिल रही तो राज्य सरकार उनसे मुक्ति दिलाएगी या फिर उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी। 48 के अंदर कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए, दुग्ध उत्पादन करने के लिए कुछ उसमें वैज्ञानिक तकनीकें या फिर उसमें सुधार के लिए कार्य या फिर नई नई योजनाएं राज्य सरकार सुनिश्चित करने वाली। 48 ए जिसके अंदर पर्यावरण संरक्षण या फिर वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण के लिए संबंधित कानून कौन बनाने वाले हैं, राज्य सरकार बनाने वाली। 49 के अंदर राष्ट्रीय स्मारक, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या फिर प्रत्येक चिन्ह है, उन सबको क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन उसके अलावा राज्य सरकार उनको संबंधित कानून बना सकती है। 49 हो गया। 50 के अंदर राज्यपाल कार्यपालिका न्यायपालिका से क्या होगी, पृथककरण होगी, मतलब अलग होगी। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी राज्य के अंदर, है ना। तो इसके अंदर एक दूसरे के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी। और 51 के अंदर क्या लिख रखा है, 51 के अंदर लिख रखा है वैश्विक शांति स्थापित करना, यानी कि जो सरकार केंद्र सरकार द्वारा या फिर अन्य देशों के साथ में संबंध कैसे स्थापित करना, एक जो भी संधियां हो रखी है उनको सम्मान देना, ये सब जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, क्योंकि राज्य सरकार भी कभी कभी समझौते होते हैं अलग अलग देशों के साथ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये था अपना सेशन, लगातार अपने सेशन जारी है, हर दिन रोजाना हर क्लास आपको कुछ न कुछ सिखा के जरूर जाएगी। तो देखिएगा रोजाना क्लास, आप ऐसे ही क्लासें आगे भी आपको प्राप्त होती रहेगी। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं एक कल नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही टॉप क्वेश्चन जिसकी व्याख्या से आप पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर कर पाएंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं आज का ये सेशन खत्म करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को पूरा देखने के लिए। जरूर से कमेंट करिएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, जरूर बताएगा।